हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एसेंट स्टडी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दोस्तों ये जो पीडीएफ है, एक्चुअली ये बनाई गई है, तो वो पीडीएफ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस है और उसके डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं। ये पीडीएफ एक्चुअली में आप जैसे सीबीआई या फिर पीसीएसजे वहाँ पे और यूपीएससी रिलेटेड जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जब आपको फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आईटी रिलेटेड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है 100 क्वेश्चंस का। उन 100 क्वेश्चंस में पूरा एक्ट आपको एकदम निचोड़ के दिया गया है। यहाँ पे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और जो यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको एक प्रिसाइज मैनर में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और उसके वन लाइनर में आंसर। तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ के यूपीएससी के और जो आईटीएक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं जिनमें आता है ये, अगर आप वो लगाने बैठेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 80% से 90% की एक्यूरेसी तक आप एकदम करेक्ट टिक लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो ये पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं जिस तरीके से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन बताया गया, बैकग्राउंड बताया गया, इसकी की डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेशंस तो बहुत हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में तो आप कितनी पढ़ोगे, उतनी तो हमें पढ़नी नहीं है। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली है, जो मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं पढ़ूंगा ना। तो इसीलिए वो चीज़ें जो है वो इसमें डाली गई हैं। लैंडमार्क सेक्शंस और लीगल प्रोविज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंसी अथॉरिटी कौन सी है, आईटी एक्ट से रिलेटेड कौन सी एजेंसी है, कौन सी अथॉरिटी है, उनको रेगुलेशन कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या हुआ है आईटी एक्ट में, जो है वो अमेंडमेंट क्या हुआ है, कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, वो सब चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं। आईटी एक्ट की जो 2021 की जो गाइडलाइंस थी, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो था, उससे रिलेटेड मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफेंस और पेनल्टीज़ जो लगती हैं आईटी से, अगर आईटी से रिलेटेड अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज़ लगती हैं। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं आईटी एक्ट से रिलेटेड, और मिसलेनियस फैक्ट्स। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ दिया गया है। और यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन विच इंटरनेशनल मॉडल इज़ आईटी एक्ट 2000 बेस्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कौन सा मॉडल है जो आईटी एक्ट 2000 पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो है यूनिसिट्रल मॉडल। ठीक है, यूएन सिट्रल मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे यूएन सिट्रल है दोस्तों। इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉस। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी की गाइडलाइंस की अकॉर्डिंग जो है वो जो ये यूएन सिट्रल मॉडल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 1996 ये जो आया है यूएन सिट्रल मॉडल लॉ, उसके बेस्ड पर जो है वो आईटी एक्ट 2000 बेस्ड है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब ये आप जो है आप आईटी एक्ट पढ़ेंगे, आईटी एक्ट में ये कहीं भी इतनी आसानी से आपको मेंशन नहीं मिलेगा। कहीं भी आप बुक खोल के देखेंगे, आप कितनी मोटी मोटी बुक खरीदेंगे, तो क्या फ़ायदा इतनी मोटी बुक खरीदने का। सिर्फ ये जो है कुछ पेजों की जो है ये पीडीएफ है, अगर आप इसे डाउनलोड करके आप सिर्फ रिवाइज करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, पूरा प्रिसाइजली नोट दिया हुआ है। आप ये देखिए कि व्हेन वाज द आईटी एक्ट 2000 इनेक्टेड, कब इनेक्टेड हुआ था, तो 9 जून 2000। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे फोर्स कब हुआ था, ठीक है, कि कम इनटू फोर्स कब इसे लागू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 2000 में हुआ था। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड फैसिलिटेड ई गवर्नेंस। इस तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पूरी कंप्रहेंसिव गाइड है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। विच मिनिस्ट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई टी एक्ट से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है जो रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी है, मैटी। ठीक है, मैटी है वो, इससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डज आई टी एक्ट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, क्या इसका और ज़्यादा क्षेत्राधिकार है, इसकी न्याय क्षेत्राधिकार इसका कुछ और भी ज़्यादा है, कि हाँ बिल्कुल है। किस किस में है, कि ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी आउटसाइड इंडिया हुए हैं वो तब है जब उसका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो लोकेटेड हो कहाँ पे, इंडिया में, तभी जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में आईटी एक्ट लागू होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये। आपको जब यूपीएससी फंसाती है कि आपसे पूछ लेगी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में आपका क्या क्या आता है, कि आईटी एक्ट उसमें लागू होता है कि नहीं होता, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा घुमाने के लिए। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल आपको उसके आंसर दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ये आईटी एक्ट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ आप थोड़ा सा ऐसे सर्च करेंगे तो आप समझ में आएंगे। जो भी चेक बाउंस से रिलेटेड होते हैं या प्रॉमिसरी नोट होते हैं या बॉन्ड होते हैं
सरकारी बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट है तो आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। और आप जुडिशरी के हैं तो जुडिशरी के तो लोग जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ लागू होता है। तो सरकारी बॉन्ड हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, उनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं, ठीक है। तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है आईटी एक्ट में? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में बनने लायक है दोस्तों, ठीक है। और ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यूपीएससी के में, ठीक है। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में पूछा गया है, सीबीआई में जो उसके लिए पोस्टिंग निकलती है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट अप्लाई टू चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे नहीं होता है। उसके लिए जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उसके तहत जो है वो सारे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो इसके तहत होते हैं। तो इस विल, क्या विल जो है हमारी जो वसीयत है वो कवर्ड है अंडर आईटी एक्ट? नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट विल, नो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू विल आर एक्सक्लूड। विल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आईटी एक्ट के प्रावधान में नहीं आता है। इसी तरीके से कहने पावर ऑफ अटॉर्नी आता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आईटी एक्ट के रिलेटेड में नहीं आता है, ठीक है, जुरिडिक्शन में नहीं आता। ऐसी डज आईटी एक्ट अप्लाई टू रियल एस्टेट सेल डीड? नहीं, रियल एस्टेट जो बेनामी होते हैं वगैरह तो उसके आईटी एक्ट से रिलेटेड होता है, नहीं आता। हु इज़ द इंटरमीडिएटरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, मैंने जैसे बताया था आपको डेफिनेशन में देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आगे, क्योंकि डेफिनेशन में आप देखते हैं कितनी डेफिनेशन है, कितनी याद करोगे दोस्तों, याद करना तो मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन को यहाँ पे एकदम प्रिसाइजली दिया हुआ है कि इंटरमीडियरी, ठीक है। इंटरमीडियरी आपको डेफिनेशन दी हुई है। अब यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि इंटरमीडियरी क्या है, ठीक है। तो आप यूपीएससी में कैसे समझेंगे कि इंटरमीडियरी अगर वहाँ लिखा गया तो आपको समझ में क्या आएगा? तो इंटरमीडियरी माने होता है दोस्तों कि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है यानी कि लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दे रहा है, रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। पर्सन हु बिहाफ ऑफ अनदर रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या है, हमारे इंटरमीडियरी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंटरमीडियरी की आपको पता ही नहीं है। ये डेफिनेशन जो है आईटी एक्ट के डेफिनेशन में दी गई है। तो यहाँ पे आपको उसका मतलब बताया गया है किस तरीके से। अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन हो, ठीक है, सब्सक्राइबर द्वारा, ठीक है, एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सब्सक्राइबर द्वारा ऑथेंटिकेशन करना ही क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द कंट्रोल, हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ आईटी एक्ट? आईटी एक्ट को कौन कंट्रोल करता है? तो सीसीए करता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज़। क्या मालूम था आपको? नहीं मालूम है। तो इसी तरीके से आपको दिया। तो दोस्तों ये पूरी जो प्रिसाइजली जितनी भी पीडीएफ है मैंने आपके लिए बनाई है। और दोस्तों ये अगर आपको चाहिए, आपको ये रिवीजन के लिए चाहिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको रिवीजन करने के। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको पूरा एक्ट ऐसे समझ में आएगा कि ये मान लीजिए कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आता है ना, छूट नहीं पाएगा, या जुडिशरी में अगर इससे रिलेटेड आता है तो छूटेगा नहीं, गारंटी कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए, आप देख सकते हैं पीडीएफ में बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन है, ठीक है। लैंडमार्क सेक्शन कौन से हैं, यहाँ पे इंपोर्टेंट सेक्शंस बताए गए कौन कौन से, 4, 5, 65 और 66A। ये आप जब आप पढ़ेंगे ना, खुद 66A आप आईटी एक्ट के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो लैंडमार्क सेक्शन क्यों है। यहाँ पे क्या है, श्रेया सिंगल केस में कौन सा जो सेक्शन है वो स्टक डाउन कर दिया गया था, कौन सा 66A कर दिया गया था, क्यों कर दिया गया था वो बताएगा। 66A क्या होता है, ये वायलेट कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ठीक है। जब आप इसको गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, श्रेया सिंगल केस एक्सप्लेन आप डाल दीजिएगा, आपको समझ में आएगा वो क्या है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको 66A को स्टक डाउन किया गया था। तो विच सेक्शन डील विद द हैकिंग डेटा थेफ्ट, हैकिंग और डेटा थेफ्ट जितने भी होते हैं वो उससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, वो 66 है, लेकिन इसको 43 सेक्शन के साथ गिना जाएगा, ठीक है। ऐसी 66C क्या होता है, यहाँ पे पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, यहाँ पे किसी की भी आइडेंटिटी को चुराना, उसके पनिशमेंट के बारे में जो है 66C में दिया गया है। ऐसी डी है, डी में क्या दिया गया है, तो 66 है ना, वो एक लैंडमार्क सेक्शन है। वहाँ पर आपको यूपीएससी में आईटी से रिलेटेड 66 क्वेश्चन जो है, सेक्शन जो है वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो यूपीएससी में रिपीटेबल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 69 के अंदर क्या पावर है गवर्नमेंट को? तो पावर टू इशू डायरेक्शन, इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से दोस्तों सेफ हार्बर का प्रोविजन क्या है, सेफ हार्बर होता क्या है, ठीक है। तो सेफ हार्बर क्या होता है, इंटरमीडियरी, जैसे आपने अभी पढ़ा कि इंटरमीडियरी क्या होता है, सोशल मीडिया। आपको देखो एक ही लफ्ज़ में समझ में आ गया कि इंटरमीडियरी। अब फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी डाटा, किसी भी थर्ड पार्टी जो हमारी है और जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी से थर्ड पार्टी तक अगर कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके बीच में जो सेकंड पार्टी है वो जो हमें डेटा को बचा रहा है, ठीक
ठीक है, चोरी होने से बचा रहा है दूसरों तक, तो वो क्या है हमारा सेफ हार्बर, विच प्रोटेक्ट द इंटरमीडियरी फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी डेटा। तो इस तरीके से ये किस में है, सेफ हार्बर का प्रोविजन किस में, 79 में, 79 में। ओके, ऐसी यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट द कंडीशन ऑफ सेफ हार्बर ग्रांटेड, क्या ग्रांटेड करता है, ठीक है। इफ़ द इंटरमीडियरी परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस, अगर ड्यू डिलिजेंस होता है इंटरमीडियरी में, तो डज नॉट इनिशिएट और मॉडिफाई द ट्रांसमिशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आप देखें एजेंसी, ठीक है, एजेंसी रिलेटेड क्या है, सर्टेन आप जानते हैं दोस्तों, पढ़ा होगा यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं आप जानते होंगे कि सर्टेन क्या होता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुई, हु अपॉइंट द एजुकेटिंग ऑफिसर, ये यूपीएससी में रिपीटेबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द एजुकेशन ज्यूरिडिक्शन, 5 करोड़ से ऊपर के केस नहीं सुन तक, 5 करोड़ तक के केस जो है एजुकेटिंग ऑफिसर सुन सकता है। विच बॉडी रिप्लेस द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को रिप्लेस किया गया था किससे, टीडी सेट से, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल जो है 100 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ITX से जो एथिक्स कोड है उससे रिलेटेड है, ठीक है। 87 SSMI क्या होता है, ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इस तरीके से 15 दिन के अंदर जो है क्या टाइम होना चाहिए कि कोई भी कंप्लेंट अगर IT एक्ट के तहत की गई है तो वो कितने दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर देनी चाहिए, वो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में तो पूछे जाते हैं, और जो आपके CBI और जो भी लीगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ामों में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरी PDF है, और अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाइए, और जाने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक 20 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, और PDF आप 20 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये 20 रुपीज़ की लिमिट क्यों रखी गई है, ये इसीलिए भी रखी गई है दोस्तों कि दोस्तों इसे बनाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है दोस्तों, काफ़ी टाइम लगता है। ये मान लीजिए कि आप ये मैंने PDF बनाई है तो कितना टाइम लगा हुआ है, कितना प्रिसाइजली आप जब हर चीज़ को देखना, परखना और फिर बनाना, तो काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो 20 रुपीज़ जो है वो मेरी एफ़र्ट के लिए है दोस्तों, कि मैं जो एफ़र्ट आप तक चीज़ें जो पहुँचा रहा हूँ उसके लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ कि मैं लोगों के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ तो लोग मुझे सराह रहे हैं। मैं फ्री में डालने को दोस्तों दिक्कत नहीं है, मेरी जो इस लिंक पे जाएंगे मेरी वेबसाइट पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो फ्री में डली हुई हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ डली हुई हैं, उनका कोई लोग बाग मुझसे लिंक ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर कोई फीडबैक नहीं आता, कोई भी चीज़ नहीं आती दोस्तों, तो बहुत दुख होता है। आप ये मान लीजिए कि वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अगर कमेंट करते हैं तो हमें खुशी मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो बस इसके लिए जो है मैंने ये 20 रुपीज़ का पेमेंट रखा है, बाकी आप अगर कहेंगे तो इसको मैं फ्री में कर दूँगा, लेकिन दोस्तों फिर वो एफ़र्ट और वो किक नहीं मिलती बनाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाइए और डाउनलोड कीजिए, और बहुत बेहतरीन, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन IT एक्ट से रिलेटेड नहीं छूटने वाला। अगर आपके एग्जाम में IT एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, एक बार आप पढ़ेंगे पूरा IT एक्ट आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पानी की तरह, आप समझ जाएंगे कि भाई इस एक्ट में कहना क्या चाह रहा है, क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके से है। और तो और लोगों को सिखाने के लिए भी आपको ये जो है प्रैक्टिकल तौर पर आप लोगों को सिखा सकते हैं कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं करी, अगर मेरा रिजॉल्व नहीं करा तो आपके खिलाफ जो है IT एक्ट के तहत डिस्प्यूट का मामला पड़ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दोस्तों हैं आपके प्रैक्टिकली तौर पर भी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।